ब्रेन, गट और इमोशन, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन और कैसे होता है? कि गट ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है वेगस नर्व के द्वारा। सर, गट फीलिंग दिल की फीलिंग्स या माइंड की फीलिंग्स और ब्रेन की फीलिंग से ज्यादा है? गट की अपनी एक इंटेलिजेंस है, हम्म, लेकिन वो इंटेलिजेंस आपको तब साथ देती है जब आपकी गट की हेल्थ अच्छी हो। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा। अरे भाई, फीलिंग तो यहाँ से आनी चाहिए ना, या तो दिल से आनी चाहिए फीलिंग या ब्रेन से आनी चाहिए। क्या प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेना हैप्पीनेस हार्मोन को सीक्रेट करने में हेल्प करता है? यानी जो ये इतने सारे माइक्रोबायोम, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी गट के अंदर रह रहे हैं, वो कैसे कैसे डैमेज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज मैं आपको एक गंभीर विषय पे बात करूंगा। विषय इंटरेस्टिंग है और साइंटिफिक लेकर के आऊंगा, लेकिन साइंटिफिक बड़े सरल अंदाज पे। फिलहाल स्वागत करते हैं हमेशा की तरह खास व्यक्ति की, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। नमस्कार पांडे जी। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी एक MBBS MS है और साथ ही साथ में आपने चक्र विज्ञान पे PhD की हुई है, तो इसलिए ये माइंड को और ब्रेन को और बॉडी को बड़े अच्छे से समझते हैं। आज जो विषय रखा है हम उसी से जोड़ते हुए रख रहे हैं, समझेंगे। अगर आप इस पे बने रहेंगे तो स्किप मत करना वीडियो को, तभी समझ में आएगा। बात कुछ यूं हुई कि डॉक्टर साहब, मैं कल कुछ जगह बैठने गया तो मेरे एक मित्र ने कहा किसी से टेलीफोन पे कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा। मैंने सुना ठीक है। सेकंड जगह पे गया तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को डॉक्टर को दिखाना, सर चालू में चलते हैं बात करते हैं। तो हम उनके साथ पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि यार तुम्हारे गट खराब हो गया है, इसलिए तुमको ये ड्रॉजीनेस, लेजीनेस, ये सब चीजें आ रही है। तीसरा बार पहुंचा डॉक्टर के पास में तो वो साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने कहा कि यार आजकल लोगों की ना मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ गई है कि लोगों को ना गट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैं रात भर उड़ेड़ बुड़ेड़ में रहा और मैं अब सवेरे आपके पास आया कि गट क्या बला है जो 3-3 लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने पांडे जी, और आज में टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा चूज किया, गट हेल्थ, योर सेकंड ब्रेन। गट को आपका छोटा ब्रेन भी कहा जाता है, दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। गट अपने आप में एक दुनिया है। जनरली लोग गट को समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसका रोल केवल खाना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होना चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार की बात सुनने को मिलती है कि गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, अरे भाई, फीलिंग तो यहाँ से आनी चाहिए ना, या तो दिल से आनी चाहिए फीलिंग या ब्रेन से आनी चाहिए। गट से कौन सी फीलिंग होती है? हम्म, क्या ये साइंटिफिक हो सकता है बात? दूसरी बात, कई बार लोग फील करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, उससे पहले गट में बटरफ्लाई शुरू हो जाती है। तीसरी बात, कि जब आप टेंशन में होते हो तो भूख क्यों खत्म हो जाती है? भाई, टेंशन में हो तो हेडेक होना तो समझ में आता है, गट के अंदर में भूख क्यों खत्म हो गई? तो ये जो कुछ चीजें जो बता रही हैं, इसका मतलब ये है कि गट का जो रोल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल है, वो केवल डाइजेशन के लिए नहीं, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं। और सदियों से ये रिसर्च का विषय बना रहा, और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च निकल कर आई मेडिकल साइंस में, वो हैरान करने वाली है कि गट आपका सेकंड ब्रेन है। गट आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, गट आपके मूड को अफेक्ट करता है, गट की वजह से आपका मेंटल कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग गलत हो सकता है। सोच के देखिए, यानी क्या इतना इंपॉर्टेंट है? गट होता कहां से कहां तक है? गट माउथ से लेकर एनस तक, ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम गट कहते हैं, राइट? और इस गट के अंदर एक अपनी दुनिया है, अपना एक यूनिवर्स है, जिसके बारे में हम अनजान हैं। अच्छा। अब मैंने यहाँ पे दो बात की थी, तो अब मेरे को जो बातें आपसे समझनी है, आपने कहा गट और ब्रेन का आपस में कनेक्शन है। राइट। मैं समझता हूँ एक तरफ जो फीलिंग आ रही है, फीलिंग दैट्स इमोशन, यस। इमोशन है, और वो गट है एक यहाँ पे। ब्रेन, गट और इमोशन, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन और कैसे होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, गट के अंदर में एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। जैसे ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम है ना, हम्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे ही गट के अंदर अपना एक नर्वस सिस्टम है। यानी गट के अंदर अपनी एक थिंकिंग इंटेलिजेंस है, वो कुछ डिसीजन ले सकती है। अभी तो कहते हैं ना, गट फीलिंग सही नहीं आ रहा तो मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा। दूसरी बड़ी बात, कि गट ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है वेगस नर्व के द्वारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक नर्व होती है वेगस नर्व, 10th नर्व, जो सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, और वो पूरे की पूरी गट के अंदर जाती है। यानी कि जब आप माइंड से या ब्रेन से स्ट्रेस फील करेंगे, तो उसका असर सीधा आपके गट के ऊपर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होगा। तभी तो टेंशन आने से पेट में बटरफ्लाई शुरू हो जाता है,
तभी तो जब आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो भूख खत्म हो जाती है। तीसरी बड़ी बात, लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, सुना भी होगा आपने, इसको कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। हैप्पीनेस हार्मोन। तो इसका जो 90% प्रोडक्शन है वो आपकी गट के अंदर होता है। यानी अगर आपकी गट डिस्टर्ब है, गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका मूड हेल्दी हैप्पी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? और दूसरी तरफ स्ट्रेस जो है वो गट की हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ब्रेन और गट आपस में जुड़े हुए हैं गट ब्रेन एक्सिस के द्वारा। सोच के देखिए ये आपस में कितना इंटरलिंक है सारी चीजें। और तीसरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोम, गट फ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा, गट बायोम, इसको अलग अलग नाम से जाना चाहता है। ये आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मैं आज आपको इस विषय को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए पांडे जी, हमारे पूरे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये पूरे ह्यूमन बॉडी जो है 37 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा जानकर आपको ये हैरानी होगी कि हमारे इस गट के अंदर 39 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और अदर प्रकार के माइक्रोबायोम्स रहते हैं। यानी कि जितनी हमारी सेल्स हैं उससे ज्यादा हमारे अंदर एक दुनिया पल रही है, और ये दुनिया हमको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया से अनजान है। कितने सारे माइक्रोबायोम्स हमारे पेट के अंदर पल रहे हैं, और ये नुकसानदायक नहीं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे दोस्त हैं। इनका पलना जरूरी है। अगर ये अच्छे से पलेंगे, ये अच्छे से काम करेंगे, तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, और हम एक हेल्थ, इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, मूड भी अच्छा रहेगा, और हमारे डाइजेशन भी अच्छा होगा। लेकिन हम जाने अनजाने में इस गट माइक्रोबायोम को पूरा खत्म कर देते हैं। कैसे? अनहेल्दी फूड से। जब हम जंक फूड खाते हैं ना, ये जंक फूड जब अंदर जाता है, अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पिज्जा बर्गर हो गए, स्पाइसी फूड हो गया, ये सारे इस गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब ये माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो हमारी पूरी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब डाइजेस्टिव पावर खत्म हो जाती है। केवल डाइजेशन ही नहीं, साथ ही साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है जैसे ही ये गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होगा। डिसबायोसिस कहते हैं इसे। तीसरा, हमारा मूड एकदम अनस्टेबल हो जाएगा, हैप्पीनेस फील ही नहीं होगी, डिप्रेस फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि सेरोटोनिन प्रोडक्शन नहीं होगा, हैप्पीनेस हार्मोन नहीं बनेगा। और ये ज्यादातर कब पेशेंट फील करते हैं? जब उन्हें एक लंबा एंटीबायोटिक का कोर्स लेना होता है। जब 10-15 दिनों तक एंटीबायोटिक खानी पड़ जाए, तो एंटीबायोटिक खाते से उससे पहले क्या सिम्टम आता है कि गट डिस्टर्ब हो जाती है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डायरिया हो जाता है। फिर उस आदमी का मूड भी खराब हो जाता है। फिर वो देखना कि वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और फिर उसके डिसीजंस भी गलत होने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि एंटीबायोटिक्स, ये जो एंटीबायोटिक्स थे हमने खिलाए किस लिए? किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो बॉडी के अंदर डैमेज कर रहा था। लेकिन वही एंटीबायोटिक एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? गट से। टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में हम खा रहे हैं ना, तो उस एंटीबायोटिक को ये नहीं पता कि कौन सा हार्मफुल है, कौन सा यूजफुल है। वो तो सभी बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा है, तो पूरी माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर्स जब भी आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, तो साथ में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कुछ टैबलेट या कैप्सूल आपको साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ये क्या है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक, सिंबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक। है ना इंटरेस्टिंग पांडे जी? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अब मैं ये समझा कि सब कि हमें एक बात और ये समझाइए कि जब आपने कहा कि 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और 39 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स हैं, हमारे गट के अंदर में है। पर मैं अभी ये सोचता हूँ कि जब किसी व्यक्ति ने बात किया, जो मैंने आपको पहला बताया, आपको लोगों को दोस्तों, कि उन्होंने कहा कि मेरी गट फीलिंग कह रही कि मैं ये काम कर लूँ। टास्क बहुत बड़ा था उनका। मतलब जो टारगेट उन्हें मिला था लगभग सब वो 10% के आसपास उनका अचीव हुआ अभी तक। 15 डे हुए पास्ट, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि मैं इसको 100% अचीव कर लूंगा। तो सिर्फ गट फीलिंग दिल की फीलिंग से, माइंड की फीलिंग से और ब्रेन की फीलिंग से ज्यादा है। कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना चाह रहा हूँ मैं इसको। क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि इसके अंदर एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, ब्रेन की अपनी एक इंटेलिजेंस है। लेकिन वो इंटेलिजेंस आपको तब साथ देती है जब आपकी गट की हेल्थ अच्छी हो। जैसे ब्रेन क्या काम करता है? थिंकिंग, इसके अंदर इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर आप 2 दिन तक सोए नहीं हो, 3 दिन तक लगातार सोए नहीं हो, और आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो क्या सही डिसीजन ले पाएंगे? नहीं।
नहीं। ऐसे ही जब आपको कोई टेंशन में डरा दे और उसके बाद डिसीजन लेना हो तो फिर गलत डिसीजन होने के चांसेस है ना। तो इसी प्रकार से हमारी गट की हेल्थ जब अच्छी रहेगी तो इसकी इंटेलिजेंस काम करेगी। वैदिक विज्ञान में भी कहा गया है कि हम एक बोलते हैं ना दिल से सोचते हैं, एक दिमाग से सोचते हैं। दिमाग से सोचने का मतलब लॉजिकल थिंकिंग और दिल से सोचने का मतलब होता है इमोशनल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। सोचते हैं ना, कैलकुलेशंस करते हैं क्या गड़बड़ है क्या नहीं। फिर दिल से सोचते हैं। कई बार कहते हैं यार दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है और जीत कौन जाता है? दिल जीत। अब ऐसे में जब दो चीजों की लड़ाई चले तो डिसीजन किसका लिया जाए? कुछ लोग कहते हैं फालतू की बात मत कर, इमोशनल मत हो, प्रैक्टिकल बन, दिमाग से सोच। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, गट फील। अब ये 3 हो गए, जी। तो 3 में से जो 2 एक साथ हों उसकी बात मानिए। ओके, तो अपनी गट फीलिंग अगर आपकी सही है, गट की हेल्थ अच्छी है, तो आपको गट भी हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर आपका गट हेल्दी है, तो आपका सब काम बनेगा डिसीजंस भी अच्छे होंगे। और अगर गट का हेल्थ खराब है, तो बिगड़ेगा। और आपसे सब गट तो कई लोगों की बिगड़ रहे हैं क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये हमारी आदत में शामिल है। लोगों का गट बिगड़ रहा है। बिल्कुल। अब मैं अगले प्रश्न पे आऊँगा कि लोग आज की डेट पे और जो टीवी की आपने बात किया सोशल मीडिया पे, वाक़ई प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के नाम से बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। कितने कारगर हैं ये जो आपने कहा कि एक हैप्पीनेस हार्मोन भी सीक्रेट करता है। क्या प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक लेना हैप्पीनेस हार्मोन को सीक्रेट करने में हेल्प करता है? बिल्कुल। अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये है क्या? प्रीबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक क्या है? सिनबायोटिक क्या है? और पोस्टबायोटिक क्या है? ठीक है। ये जो माइक्रोबायोम है ना, जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, ये सारे हमारे पेट के अंदर रहते हैं और जब इनकी संख्या सही होती है और इन्हें अच्छा खाना मिलता है, तो ये अच्छे से एन्जॉय करते हैं और ये जब एन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, तो कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। हुँ। और वो रिलीज होता है तो उससे हमारी इम्यून बूस्टर ही होती है, इम्यून पावर बढ़ती है। सीरोटोनिन रिलीज होता है, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है और हमें गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। प्लस हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है और ये सारा माइक्रोबायोम रहता है खासकर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर। समझ रहे हैं? तो अगर हमारा माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होगा तो फिर ये सारी चीजें गड़बड़ाएंगी। तो पहले ये समझना है वो कौन सी चीजें हैं जो माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करती हैं। यानी जो ये इतने सारे माइक्रोबायोम, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी गट के अंदर रह रहे हैं, वो कैसे कैसे डैमेज होते हैं। सबसे पहले जंक फूड। जैसे हमने जंक फूड खाया तो ये माइक्रोबायोम डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक से डैमेज होते हैं वैसे ही जंक फूड से डैमेज होते हैं। अल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा गरमा-गरम जब हम खाते हैं, तो ये हमारी माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होती है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव्स जो आज की डेट में फूड के अंदर एक पैक्ड फूड के अंदर इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गए हैं, वो सारे के सारे हमारी गट माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेनी है और लेने से हमारा गट माइक्रोबायोम अच्छा रहे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रीबायोटिक्स का। यहाँ पे एक चीज़ और सुनिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ खाएँ। लोग कैसे जाने कि उनका गट जो है या गट हेल्थ बिगड़ रही है? ये क्या मतलब क्या-क्या सिम्पटम या क्या संकेत उसको मिल रहा है उसके गट बिगड़ने का? राइट, गट की हेल्थ को कैसे समझ सकते हैं? हुँ। हेल्दी गट का मतलब क्या होता है कि दिन में 3 बार आपको अच्छे से भूख लगनी चाहिए। शानदार तरीके से समय होते ही आपको भूख लगनी चाहिए और वैदिक विज्ञान में, आयुर्वेद में तो भूख डकार का भी ज़िक्र किया गया है। यानी एक डकार आएगी, एक सिग्नल आएगा आपको कि अब आपको खाना खाना है और खाना खाने के बाद जब आप खाना खा लेते हैं और आपकी भूख खत्म हो जाती है, तो एक सैटिस्फैक्टरी डकार आती है, यानी संतुष्टि की डकार। ये भी सिग्नल्स हैं मूवमेंट्स के द्वारा गट की हेल्थ के। दूसरी चीज़, आपका डाइजेशन प्रॉपर है कि जो आपने खाना खाया वो प्रॉपर समय में डाइजेस्ट होके अगले दिन मॉर्निंग में एक नॉर्मल मोशन आपको पास आउट हो। यानी किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, किसी प्रकार का डायरिया ना हो। तीसरा, किसी भी प्रकार के क्रैम्प्स, कोई बटरफ्लाई पेट में ना हो। डिस्टर्ब होने से कैसे पता चलता है? आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम आ रहा है एसिडिटी। लोगों को भयंकर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है।
दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, क्रैम्प्स आते हैं, ब्लोटिंग होती है, गैस बन रही है। फिर उसके अलावा एक प्रॉब्लम आ रही है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी भूख लगना, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगना, कभी खट्टी डकारें आना, पेट जलना, पेट ऐसे ब्लॉट होके हवा फूल जाना, गैस भर जाना। ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं कि आपकी गैस्ट्रिक यानी कि गट हेल्थ ठीक नहीं है। और साथ ही साथ मूड में चिड़चिड़ापन होना, रात को नींद प्रॉपर ना आना, पेट में लगातार दर्द की शिकायत रहना, इरिटेबिलिटी आ जाना, मेंटल फॉगिंग हो जाना, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं, कि एकदम बैठे-बैठे कुछ डिसीजन सूझ ही नहीं रहे हैं, और गुस्सा ज़्यादा आना, ये सारे भी आपकी गट हेल्थ के नेगेटिव होने के सिम्पटम्स हैं। राइट। अब आया था उसमें आपके जो आप बात कर रहे थे प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की, ये बहुत प्रचलन में है आजकल नाम। राइट। प्रीबायोटिक वो चीज़ें हैं, वो खाने हैं, फूड हैं, जो हमारे माइक्रोबायोम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी जिसको खाने से हमारा जो ये गट फ्लोरा है, ये फ्लरिश करेगा, और उनका भोजन है वो, उनका फूड है। अगर उन्हें वो नहीं मिलेगा, तो वो धीरे-धीरे मरना शुरू हो जाएँगे। समझ रहे हैं? प्रीबायोटिक वो फूड है, इसीलिए वो फूड खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, जो हमारे गट माइक्रोबायोम में रहते हैं। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी होते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म ही डाल दिया जाए गट के अंदर में, ये हो गया प्रोबायोटिक्स। या तो वो फूड के अंदर, या फिर वो किसी कैप्सूल या टैबलेट के द्वारा अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तीसरी चीज मैंने कहा सिनबायोटिक। सिनबायोटिक वो चीजें हैं जिसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है। यानी उसमें वो गट बैक्टीरिया के लिए फूड भी है, और गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर भी हैं, ताकि वो जाके फूड भी देंगे और गट माइक्रोबायोम की संख्या को बढ़ाएंगे। पोस्टबायोटिक। पोस्टबायोटिक वो चीजें होती हैं जब ये प्रीबायोटिक और पोस्टबायोटिक दिया जाता है, जो ये अपना गट के अंदर जाके जो काम करते हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो बॉडी के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पोस्टबायोटिक उसे कहा जाता है। और एंटीबायोटिक वो चीजें हैं जो गट माइक्रोबायोम को खराब करती हैं। Right. जनरली लोग टेबलेट और मेडिसिन समझते हैं, मैं तो इनको भी एंटीबायोटिक ही कहूंगा, जो ये आपके जंक फूड है। दवाइयों की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से अब तक तो समझ ही आ गया कि हमारा गट हेल्थ बिगड़ रहा है, और गट हेल्थ इसलिए आवश्यक है कि डाइजेशन तो ठीक होगा, पर हमारा जो मेंटल थिंकिंग का जो पावर है, क्रिएशन है, कैपेसिटी है, ये भी इम्प्रूव होती है। नेचुरल ढंग तरीके से भी कुछ चीजें हैं कि अपने गट हेल्थ को बढ़िया किया जा सके। जैसे हाथ को हेल्दी रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हाथ से हम सारे काम करते हैं। उंगली में चोट लग गई तो इसको ऐसा हो जाएगा, ये काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये हो कि इस उंगली में चोट लगने से इस उंगली की चोट काम करना तो बंद कर ही दिया, लेकिन साथ ही साथ आपके सोचने की शक्ति खत्म हो गई, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, आपका मूड भी डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से गट केवल डाइजेशन का काम नहीं करती। मैं शुरू से बार बार कह रहा हूं कि गट आपकी इम्यूनिटी भी है, गट आपकी मूड को भी डिस्टर्ब कर रही है, गट आपके ओवरऑल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसीलिए गट की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो पहली चीज है कि आपके फूड के अंदर फाइबर होना चाहिए। फाइबर कंटेंट केवल आपको कॉन्स्टिपेशन से ही नहीं बचाता। लोग सोचते हैं फाइबर लेना इसलिए जरूरी है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, लेकिन फाइबर जो होते हैं वो इन गट माइक्रोबायोम के लिए फूड का काम करते हैं। अगर इन्हें ये फाइबर्स नहीं मिलेंगे तो ये गट माइक्रोबायोम फ्लरिश नहीं करेगा। और फाइबर भी ऐसे जो एसिड में पेट के अंदर जाके जो एसिड होता है, जहाँ का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसमें भी वो सॉल्यूबल ना हो, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच सके वो फाइबर। और वो फाइबर को फिर ये जो माइक्रोबायोम्स हैं वो उसके लिए कल्चर मीडिया का काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं। तो जितने भी ऐसे फूड्स हैं जिसमें फाइबर अच्छा है उन्हें हमें लेना चाहिए। जैसे आजकल एक रिवाज चल गया है कि फ्रूट जूसेस का, जूसेस से ज्यादा अच्छा है कि आप फ्रूट्स खाइए। फाइबर आ गया कि जिम करके आया तो मॉर्निंग में जूस पीना है। जूस पीना है, तो जूस से ज्यादा अच्छा है फ्रूट्स का फाइबर साथ में लेना। फल खाना चाहिए, फल खाना जूस चाहिए, की जगह फल लेना। फल लेना चाहिए। इसी प्रकार से आटे के अंदर में जब हम छानस निकाल देते हैं, उसका जो भूसा है वो निकाल देते हैं और बहुत पतला कर लिए, तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट कम हो गया।
लेकिन अगर आटे से मैदा बना दिया तो मैदा के अंदर फाइबर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रहा, राइट? तो मोटा आटा, खड़ा अनाज, आजकल मिलेट्स जो हैं, मिलेट के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो मिलेट का जब आप आटा बनाएँगे, मिलेट के आटे से ही आप खो रोटी बना रहे हैं या इडली बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसबगोल, जिसको हम कहते हैं इसबगोल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इसबगोल की भूसी भूसी जो आती है, ये क्या करती है, इसको अगर डेली हम रात को लेकर सोएं तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और इसे अगर हम अपने फूड के साथ ऐड ऑन करें डेली दिनचर्या में, दिन में एक बार एटलीस्ट, तो ये हमारे गट बायोम के लिए एक बहुत अच्छा कल्चर मीडिया रहेगा और गट बायोम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मतलब ये जो गट बायोम्स है, इसबगोल की जो भूसी है, वो उनका फूड है। आप गूगल करके देखिए, इस इसबगोल के बारे में बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, जिन्होंने बताया गया कि इसबगोल डेली देने से आईबीएस के पेशेंट्स में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेज़ में, क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, राइट? क्योंकि इसके अंदर फाइबर है। दूसरी ऐसी चीज़ें भी हैं जो फर्मेंटेड होती हैं। हुँ, फर्मेंटेड फूड जितने भी होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब उनके अंदर ये बैक्टीरिया ऑलरेडी मिलते हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दही, कर्ड। लेकिन दही को कभी भी गर्म करके नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना है ना? फिर ना ज़्यादा ठंडा हो ना गरम। ना गर्म हो। लोग ज़्यादातर दही को इसलिए नहीं लेते कि ठंड पकड़ लेगी, हाँ, है ना? तो इसको रूम टेम्परेचर पे रखिए, डेली दही का सेवन ज़रूर करें। उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं। खमीर होता है, पनीर होता है, चीज़ होता है, राइट? लेकिन उसमें आप कोशिश करिए कि सही पनीर, सही खमीर, ना कि आजकल जो वो बन रहा है, जो पनीर देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड पनीर, जो कि नॉर्मल मिल्क से नहीं बना है। जी। फिर एक होती है जिसको हम कहते हैं मिलेट की, क्या कहा जाता है अमली उसको? अमली, अमली के फर्मेंट करके जो बनाई जाती है, उसके अंदर बहुत सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोबायोटिक्स हैं। तो प्रीबायोटिक फूड हैं और प्रोबायोटिक लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं। कच्चा बनाना, हरे कलर के जो होते हैं, अमली की बात की है तो कंजी भी बनती है। कंजी बहुत अच्छी बनती है, चीज़ है। एक चीज़ है। और छत्तीसगढ़ स्पेशली हम बात करें तो जो हमारा बासी जो लेते हैं वो भी लगभग उसी में कैटेगरी में आ तो जाता आपने पांडे जी बात छेड़ ही दी ना, तो अगर आप देखोगे ना, हर स्टेट के अंदर एक ट्रेडिशन था है। फर्मेंटेड चीज़ों को और खाने का, चाहे वो बोरेबासी हो, चाहे वो कंजी हो, और चाहे वो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरीके से दिया गया। अच्छा, इसीलिए जो हमारी थाली लगती थी साहब, उसमें देखो अचार डाले जाते थे, राइट, है ना? अचार होता था, दही होती थी, यही होती थी, है ना? और ये आइटम होते थे। छत्तीसगढ़ में जैसे बोरेबासी खाने की जो प्रथा है, उस बोरेबासी के अंदर आप देखिए नमक डाला जाता है, हुँ, आपको क्या डाला जाता है? उसके अंदर थोड़ा-सा अचार लिया जाता है, हुँ, थोड़ा प्याज डाला जाता है, हाँ, दूध डाला जाता है, बासी के चावल होते हैं, ये क्योंकि फर्मेंट हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स के। आज भी कहा जाता है पेट खराब हो जाए तो बोरेबासी खा लो, हुँ, है ना? भूख बिल्कुल। नहीं लग रही है, बोरेबासी खाओ, गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। इसी प्रकार से कच्चा बनाना, एप्पल, ये बहुत ही अच्छे हैं। बनाना थोड़ा कच्चा जब रहता है उसमें बहुत सारा ये होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही के साथ बनाना खा सकते हो, तो ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज के मार्केट के अंदर बहुत सारे टैबलेट्स भी आ गए हैं, पाउडर्स भी आ गए हैं, सैचेज़ भी आ गए हैं। लेकिन मेरा शुरू से ही मानना है कि अब मैं उन चीज़ों की बजाय कहता हूँ, जब नेचुरल वे में अवेलेबल है तो टैबलेट में क्यों खाना? वो तो उनके लिए है कि जब आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ जाए तो उसके साथ आपको ऐड ऑन करके दें। नेचुरल इज़ ऑलवेज़ बेटर देन आर्टिफिशियल। राइट। तो मित्रों, आज आपने तो समझा होगा कि डिसीजन हमेशा दिमाग या दिल से नहीं दिया जाता। बहुत सारे डिसीजन हम अपने गट से लेते हैं, और गट से लिया गया डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत सही डिसीजन माना जाता है। लेकिन आज के समय में लोग की गट इतनी अच्छी नहीं है, या गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि वो सही डिसीजन ले पाएँ। इसलिए आपको अपने गट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। गट अगर हेल्दी रहेगा तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आपका माइंड हेल्दी होगा, और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। तो पहले चीज़ बताए हैं आपको, आप अपने विचार मुझे लिख के भेजिए कि आपका गट कितना हेल्दी है, और नहीं है तो आगे का प्रोसेस हम और बताएँगे। फिलहाल डॉक्टर साहब से कुछ और समझते हैं। तो पांडे जी, आज के एपिसोड को तो हम यहीं रोकेंगे, जी। लेकिन अगले एपिसोड के लिए मैं क्यूरियोसिटी पहले से ही छोड़ देता हूँ। हुँ, केवल प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक या फूड या फाइबर खाने से नहीं, माइंड का भी बहुत बड़ा रोल है गट के साथ। तो कैसे माइंड बॉडी कनेक्शन के द्वारा आप अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं, जहाँ पर रोल आता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। क्योंकि हमारी थॉट्स
हमारे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में जाती हैं और वो जाती हैं वाया गट। तो कैसे आप अपने गट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने माइंड की थॉट्स के द्वारा, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर बात होगी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। साथ ही साथ क्योंकि मैंने पीएचडी वैदिक विज्ञान में भी किया है, चक्र विज्ञान में भी किया है, तो गट के ऊपर होता है मणिपुर चक्र और कहा जाता है कि यही आपका एनर्जी सेंटर है। रावण की जो प्राण थे वो किसमें थे? नाभि में थे। वैदिक विज्ञान कहता है कि गट में से ही 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। तो अगर गट डिस्टर्ब है तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है, ओवरऑल एनर्जी डाउन हो जाएगी। एक ना 2 बार मोशन हो जाए या कॉन्स्टिपेशन रहे तो आपकी एनर्जी नहीं रहती। राइट। राइट? क्यों ऐसा? क्या ये नाड़ियों का कुछ रिलेशन है? क्या विल पावर भी गट से आती है? क्या जॉयफुलनेस भी यहीं से आती है? क्या कुछ ऐसा भी है कि जो लोग ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लालची होते हैं और लोगों को चीज़ें देते नहीं हैं, उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होता है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं अभी कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ। चलिए इसी प्रश्न में एक और जोड़ता हूँ। पुरानी एक कहावत है कि यदि आपको किसी से काम निकलवाना है तो उसके गट का ध्यान रख लो, यानी कि उसके पेट का ध्यान रखो। अच्छा खाएगा तो आपके साथ में अच्छा व्यवहार रखेगा। सही है ना डॉक्टर साहब? ऐसा कहा जाता है ना कि आदमी के जो मन का रास्ता है, वो पेट से होके गुजरता है। हाँ, अक्सर में लड़कियों को बोला जाता था कि अगर पति का प्यार पाना है तो उसका पेट का ध्यान में रखना। तो अगली बात हम समझेंगे। आज जो विषय हमने समझा वो था गट ब्रेन का क्या संबंध है। आज इस विषय पे बात हुई क्योंकि बात डिसीजन की थी। अगला टॉपिक आप इंतजार करिए और वो टॉपिक आएगा हमारे इमोशंस का हमारे गट के साथ में क्या संबंध है, यानी माइंड गट कनेक्शन। इस पे भी हम विचार करेंगे और अब हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि सही नोटिफिकेशन सही समय पे हो सके और आपका गट हेल्दी हो सके, आपका गट फीलिंग बेहतर हो सके। मिलूंगा फिर नए वीडियो पे। नमस्कार। थैंक यू।